हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि हम चैप्टर 5 के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे हैं, रिवीजन में हमने क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं, तो आज के सेशन में कुछ और प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर जानेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर हमें किस प्रकार लिखना होता है। ठीक है, कैसे शुरुआत करेंगे उत्तर को लिखने की और कैसे हमें अंत करना होता है किसी भी प्रश्न के उत्तर का। ओके, तो आइए एक बार हम जो प्रश्न किए थे हमने लास्ट सेशन में उनको दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर कुछ और प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है, तो प्रश्न हमारे क्या थे? चैप्टर था हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला एवं पेट्रोलियम, और प्रश्न उत्तर में हमने प्रश्न देखे थे जिनमें कि हमें बहुत अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं, यानी 1 लाइन में या 1 वर्ड में आपको आंसर देना होता है, ऐसे प्रश्नों के बारे में हम जान रहे। तो प्रश्न क्या था? नेम्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के नाम बताने हैं आपको। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में जल, पवन, सौर ये आपके आते हैं। नवीकरणीय यानी जिनको दोबारा नवीनीकृत किया जाता है या जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, समझ रहे हैं? जिनके असीमित भंडार है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उनको नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। और गिव सम एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्मीय ईंधन के आपको उदाहरण देने हैं। तो जीवाश्मीय ईंधन, जीवाश्मों से बनने वाला ईंधन जीवाश्मीय ईंधन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज यानी प्राकृतिक गैसेज, ये सारे आपके क्या होते हैं? जीवाश्मीय ईंधन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कोल। कोल में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं या उपस्थित होते हैं? तो कोयले में आपका मेनली तो कार्बन होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका कौन सा है? कार्बन। उसके अलावा ऑक्सीजन और सल्फर जैसे तत्व भी आपके किसमें? कोयले में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द 2 मेन टेक्निक्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग की 2 मेन टेक्निक्स यानी तकनीकों के बारे में बताना है। तो 2 मेन टेक्निक होती हैं आपकी, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग, यानी कि भूतल खनन, और दूसरा क्या होता है? भूमिगत खनन। ओके, लिस्ट 4 वेराइटीज ऑफ कोल, 4 वेराइटीज बतानी है कोल की, यानी कि कौन कौन सी हैं। पीट के बारे में आप पढ़ते हैं, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस और एंथ्रेस। ठीक है, 4 किस्में हैं ये कोयले की, यानी 4 प्रकार से कोयला पाया जाता है। और क्या था? नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। तो वुड से कोल, यानी कोल मेनली क्या है? कार्बन, तो लकड़ी से कार्बन का बनना, तो कार्बोनाइजेशन, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था। देन मेंशन द टेम्परेचर एट विच डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज डन, जहां पर भंजक आसवन होता है कितने तापमान पर होता है? तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रखा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, जहां पर कोयले को क्या किया जाता है? ऊष्मा दी जाती है। व्हेन द क्रूड ऑयल इज रेफर्ड टू बी स्वीट, तो जब सल्फर की मात्रा किसी कच्चे तेल में कम होती है, सल्फर यानी गंधक जिसे आप लोग कहते हैं, तो ऐसे फिर ऑयल को जिसमें सल्फर की मात्रा कम है उसको स्वीट कहा जाता है, मीठा कहा जाता है। ठीक है, देन नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ केरोसिन इनटू गैसेस हाइड्रोकार्बन, तो कैटाजेनेसिस इसको कहा जाता है। एंड नेम द कंट्री विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सऊदी अरब में होता है। नेम द गैस दैट अकर्स ओवर पेट्रोलियम इन रिजर्वॉयर्स डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के नीचे बहुत गहराई में जहां पेट्रोलियम पाया जाता है, और पेट्रोलियम से ऊपर कौन सा क्या पाया जाता है? मतलब तो पेट्रोलियम के ऊपर आती है प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो क्या आएगी? नेचुरल गैस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस गैस का नाम बताइए जो पृथ्वी के अंदर गहरे जलाशयों में पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम के ऊपर आपकी आती है प्राकृतिक गैस, यानी कि खुदान करते जाएंगे तो पहले आपको प्राकृतिक गैस मिलेगी, उसके बाद आपको पेट्रोलियम मिलेगा। ओके, चलिए एक्सपेंड पीसीआर है, तो पीसीआर का फुल फॉर्म क्या था? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। नेम 2 फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम विच आर यूज्ड एज फ्यूल। ओके,
चलिए आज के सेशन का क्वेश्चन है आपका, नोट करेंगे। चलिए प्रश्न 13 है, नेम 2 फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम विच आर यूज्ड एज फ्यूल। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब है पेट्रोलियम को क्रूड निकाला जाता है, कच्चा निकाला जाता है, फिर उसका क्या होता है, फिर उसका होता है शोधन, रिफाइनिंग शुरू होती है उसकी, यानी उससे अब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग उत्पाद बनेंगे, ठीक है। उसी से डीजल भी बनेगा, उसी से केरोसिन भी आएगी, उसी से पेट्रोल भी बनेगा। तो दो आपको फ्रैक्शंस बताने हैं, तो एक पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया, ठीक है। ये सामान्य है जिनको आप जानते हैं। तो पेट्रोलियम के ऐसे दो अंश के नाम लिखिए जिनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। तो ये दोनों पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं। कौन कौन? पेट्रोल और डीजल। पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल से नहीं है, पेट्रोलियम से तात्पर्य है कि जितने भी आपके अन्य प्रोडक्ट भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके इसमें पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, केरोसिन आएगा, और भी अन्य लुब्रिकेंट्स वगैरह जो ऑयल आते हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए आंसर नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल जब जलाए जाते हैं तो किस प्रकार का प्रदूषण उनसे होता है? तो फॉसिल फ्यूल जलेगा, जलने के बाद अलग अलग प्रकार की गैसेस निकलेंगी जो कि हमारे वातावरण में जो हवा है उसको प्रदूषित करेंगी। तो कौन से प्रकार का हवा का प्रदूषण यानी वायु का प्रदूषण? तो वायु प्रदूषण उससे होगा, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल जलेंगे यानी कोयला जलता है तो धुआं बनता है बहुत सारा, ठीक है। धुआं यानी अलग अलग प्रकार के वहां पर गैसेस निकलेंगी। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल से भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है यानी वायु प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के जलने से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। क्योंकि वायु प्रदूषण होता है इसीलिए क्या कहा जाता है, जो आपका कार या डीजल, कार वगैरह जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं उनको कम चलाने के लिए कहा जाता है, सीएनजी का उपयोग ज्यादा करने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। कोयले को कम जलाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे वायु प्रदूषण हो रहा है। क्या कहा जा रहा है? एलपीजी गैस यूज कीजिए, ठीक है। एलपीजी यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे वायु को प्रदूषण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है? जल जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वहां पर नहीं बनते हैं, ठीक है, जो वायुमंडल के लिए क्या होंगे? हार्मफुल होंगे, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बन रहे। तो फिर उसका उपयोग ज्यादा हो रहा है एलपीजी का। तो यहाँ पर जीवाश्मीय ईंधन यानी कोल हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। ये सारे क्या करेंगे? ये सारे वायु को प्रदूषित करते हैं जलने के बाद। देन राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी क्या होता है आपका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भी आप इसे कहते हैं, या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। यही एलपीजी आपको कहाँ देखने को मिलती है? गैस सिलेंडर्स में एलपीजी गैस ही तो होती है। तो पेट्रोलियम गैस को क्या रखा जाता है? सिलेंडर्स में भर के रखा जाता है, हाई प्रेशर पे रखा गया है, तो गैस किस में बदल गई है? द्रव में वहां पर परिवर्तित हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड इन एयर। जब कोयले को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्यों? क्योंकि कोल अपने आप में कार्बन है और हवा की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है, तो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ करके कार्बन का डाइऑक्साइड बनाता है, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर निकलते हैं। कोयले को हवा में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम अपने सारे प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको हमेशा यूज करते रहेंगे? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय आएगा, देखो पेड़ है जंगलों में, ठीक है, उनको हम काटते जाएंगे, उनका उपयोग करते जाएंगे किसी न किसी तरीके से। जैसे फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है, कोई भी चीज बनानी है लकड़ी से, तो हम पेड़ों को काटेंगे बहुत ज्यादा। एक समय क्या आएगा? एक समय ऐसा आएगा ना कि पेड़ सारे खत्म हो जाएंगे, तो वो हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। जब हम कोल पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं तो जब हम उनका बहुत अधिक दोहन करेंगे
तो वो एक समय आने पर समाप्त हो ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम उनका यूज करते जा रहे हैं और वो हमें हमेशा अपना जो संसाधन है वो हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो संसाधनों से हम हमेशा उपयोग ले सकते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा तक। ठीक है, बहुत ज्यादा दोहन करेंगे उन चीजों का तो वो समाप्त हो जाएंगी। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो उनकी बहुत ज्यादा मात्रा है, लेकिन वो मात्रा भी सीमित है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो हर चीज की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, पेड़ भी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, जितने ज्यादा लोग होंगे उनको रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, जगह चाहिए तो फिर जंगल कटेंगे, घर बनाएंगे, फिर बिल्डिंग्स बनेंगी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा उससे प्रकृति को कुछ ना कुछ नुकसान होगा, ये होता है। तो इससे क्या होगा, इससे समय आएगा कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी या खत्म होने की कगार पे आ जाएंगी। जैसे हम कई जब हम खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम कई चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि ये जाति अब विलुप्त हो चुकी है या ये जाति समाप्त हो गई है। तो ये इसी का कारण है कि बहुत ज्यादा उपयोग में कोई चीज आ गई है या अति दोहन कर लिया गया है, जिसका परिणाम ये देखने में मिलता है कि वो चीज अब समाप्त हो रही है या खत्म हो रही है। तो हमेशा हम उन चीजों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यही पूछा गया है कि क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का हमेशा के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो ऐसा हमेशा के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि पेट्रोलियम बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, कोल यूज नहीं करना है, क्योंकि एक समय आएगा कि वो समाप्त हो जाएंगे। वो कैसे है, नॉन रिन्यूएबल है, उनको रिन्यू करने में ही लाखों वर्ष लग रहे हैं। तो लाखों वर्षों से क्या समझते हैं, लाखों वर्ष, एक ह्यूमन एज तो 70 to 80 ईयर्स की होगी, 60-70 ईयर्स तक एक मनुष्य जीवित रहता है। उस एज में कोयला पेट्रोलियम नहीं बन पाएगा दोबारा, अगर वो समाप्त हो गया। लाखों वर्ष लग रहे हैं तो कई जनरेशन निकल जाएंगी उसमें। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि नहीं, हम सभी प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका उपयोग हमेशा नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन की सबसे शुद्धतम जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? तो वो कोक की होती है। ठीक है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कोक है। प्रश्न संख्या 19, व्हाट इज फ्यूल? ईंधन क्या है? ईंधन वो हर एक पदार्थ है जो जलने पर आपको प्रकाश भी देगा और ऊष्मा भी देगा। समझ रहे हैं? प्रकाश से क्या मतलब है कि जब आप उसको जलाएंगे तो उसको जलने से क्या होगा, उजाला हो जाएगा। ऊष्मा से क्या तात्पर्य है कि वहां पर गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा दोनों मिल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, एनीथिंग दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर इज कॉल्ड अ फ्यूल। यानी कि एनीथिंग दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस, जो भी चीज एनर्जी, ऊर्जा के उत्पादन के लिए जल रही है, या जो भी पदार्थ आपका जलने के बाद ऊर्जा का उत्पादन करता है इन एन एफिशिएंट मैनर, एक सही तरीके से, तो उन सभी चीजों का हम फ्यूल कहें। ठीक है, जैसे लकड़ी जलाई तो लकड़ी जलाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो लकड़ी क्या है, फ्यूल, ईंधन कही जाएगी। पेट्रोलियम, डीजल ईंधन कहे जाएंगे। कोयले की बात कर रहे हैं वो ईंधन कही जाएगी। एलपीजी को जलाते हैं तो जलाने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको आपका ईंधन कहा जाएगा। सीएनजी को ईंधन कहा जाएगा। तो ये सारे क्या है, ईंधन है, फ्यूल्स है हमारे। ठीक है, जो कि जलने के बाद ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। कोई भी वस्तु जो जलकर कुशल तरीके से, एक सही तरीके से ऊर्जा उत्पन्न करती है, ईंधन कहलाती है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से, एग्जाम्पल भी लिख लेंगे ईंधन के जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन फॉसिल फ्यूल, गिव एग्जाम्पल। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, उनके उदाहरण बताने। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पेड़ पौधे रहे होंगे, वो क्या हुए होंगे, वो मर गए, फिर सड़ गए, गल गए, फिर क्या हुए, कुछ उनके अवशेष बने, फिर उन अवशेषों से ईंधन का निर्माण हुआ, तो उनको क्या कहा गया, फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन कहा गया। ठीक है, तो natural fuels that are made up by burial of living organisms under deep down the earth of for over a long period of time are called fossil fuels. For example, coal, petroleum, natural gas. Okay, क्या कहा गया, natural fuels that are made up by burial of living organism। यहाँ पर आप natural fuel या fossil fuels कह सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं आपके,
फॉसिल फ्यूल दैट आर मेड अप बाय बरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके सजीव थे, सजीव में पेड़ पौधे भी जंतु भी, वो क्या हो गए, अर्थ के नीचे बहुत गहराई में दब गए किन्हीं कारणों से। और फिर क्या हुआ, फिर वहां अपघटन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑक्सीजन जाती रही तो अपघटन की प्रक्रिया चलती रही, धीरे धीरे क्या हो गए, उनकी पूरी स्किन, जो भी उनके ऑर्गन्स थे, या फिर अगर पेड़ों की बात करे जाए तो उनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स थे, उनके भी पत्तियां थी, बाहर की कॉक थी, हार्ड वाली सरफेस, फिर अंदर भी स्टेम था, रूट थी, तो वो सारे क्या करते गए, अपघटित होते गए। एक समय आया अपघटन रुक गया, अपघटन रुक गया तो अब अवशेष रह गए, यानी कि जीवाश्म, फॉसिल्स जिन्हें कहा जा रहा है। फिर उस फॉसिल्स ने कार्बन का रूप लेना शुरू किया, या हम क्या कहेंगे, फॉसिल्स से क्या हो गया, आपके ईंधन का निर्माण हो गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, जीवाश्म ईंधन कहा जाएगा। क्योंकि जीवाश्म से ईंधन बना है तो जीवाश्म ईंधन। और ये सब एक दिन में नहीं हो रहा है, 2 दिन में नहीं हो रहा है, 1 साल में नहीं हो रहा है, बल्कि अ लॉन्ग पीरियड, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लाखों सालों की बात हो रही है कि लाखों साल में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। यानी कि एक जीवाश्म ईंधन अगर बन रहा है, कोयले का निर्माण हो रहा है, तो उनमें अगर आज पेड़ कहीं गिर करके दब गया है, कोई जीव दब गया है, तो उसको लाखों सालों तक वही मिट्टी के नीचे दबे हुए अगर लाखों साल हो जाएंगे तो उसके बाद वहां पर कोयले का निर्माण होगा। ठीक है, तो एक बहुत लंबा समय लगता है। प्राकृतिक ईंधन जो लंबे समय तक पृथ्वी की गहराई में रहने वाले जीवों के दबे होने से बनते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, व्हाट इज कोल, राइट इट्स 2 यूजेस। कोयला क्या है, इसके 2 उपयोग बताने हैं। ठीक है, तो कोयला क्या है, कोयला एक ईंधन है, आपका फॉसिल फ्यूल है। कोल इज अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट मेनली कंटेन्स कार्बन। कोयला कैसा है, कठोर है, ब्लैक है कलर में, काला है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी कि दाह्य पदार्थ है, जलता है जो, ठीक है, एंड दैट मेनली कंटेन्स कार्बन। हमने क्या बोला, सबसे ज्यादा मात्रा में उसमें क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। ठीक है, जब हम कोयले का निर्माण की बात कर रहे हैं कि कोयला फॉर्म हो रहा है, कहीं पर बन रहा है, तो वहां पर भी हम यही कह रहे हैं कि मेनली कार्बन कंटेंट या कार्बन का एक पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो कोयले में क्या है, कार्बन है, ये काले रंग का है, और साथ ही ये एक दाह्य पदार्थ है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जलता है, जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो ये एक ईंधन है। और ईंधन किस प्रकार का है, फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्मीय ईंधन। ठीक है, यूजेस की बात करेंगे तो उपयोग में इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। ये ईंधन के रूप में कार्य में आता है, घरों में भी और इंडस्ट्रीज में भी कोयले का यूज होता है। It is used as a fuel at thermal power plants for generating electricity. विद्युत का उत्पादन करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पहले जो रेलगाड़ियां चलती थी उनमें भी कोयले का उपयोग किया जाता था। उस कोयले से क्या की जाती थी, ऊर्जा ही तो उत्पन्न कराई जाती थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोयले का उत्पादन जो उपयोग है वो बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है, बहुत लार्ज रेंज में इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आंसर नोट करेंगे। कोयला क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। कोयला एक कठोर काला ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है। उपयोग क्या है इसका उपयोग घरों, उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, और ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट पीट। पीट क्या है, तो पीट को कहाँ पढ़ा था, कोयले के प्रकार में पढ़ा था। ठीक है, कि कोई जो आपकी किस्म या वेराइटी की बात कर रहे थे आप। ठीक है, पीट इज द मोस्ट इंफीरियर एंड सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। कोल का सबसे कोमल जो रूप होता है वही है पीट। इट्स कार्बन कंटेंट इज वेरी लो, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। इट हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, इसमें क्या होता है,
बहुत नमी होती है, एंड इट इज नॉट मच सुटेबल टू बी यूज्ड एज फ्यूल, और इसका उपयोग फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में करने में ये बहुत सूटेबल नहीं है, मतलब एक ईंधन के रूप में। इट्स कार्बन कंटेंट इज 20 to 25%, जो कि बोला जा रहा है कि कार्बन कंटेंट इसमें कम है, कार्बन की मात्रा इसमें कम है, और मात्रा बताई गई है कि केवल 20 से 25% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। पीट का संक्षिप्त विवरण क्या है? पीट कोयले का सबसे इंफीरियर और नर्म रूप है। इसकी कार्बन सामग्री बहुत कम है, इसमें बड़ी मात्रा में नमी होती है, और यह ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी कार्बन सामग्री 20 से 25% तक होती है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। सबसे निम्न स्तर कहेंगे आप, ठीक है, घटिया ना लिख करके निम्न स्तर लिखेंगे, इंफीरियर। 23, नेम द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड राइट देयर यूजेस ऑल्सो। ठीक है, पेट्रोलियम के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट बताने हैं कि पेट्रोलियम में 3 चीजें क्या क्या होती हैं और इनके उपयोग भी लिखने हैं। ठीक है, द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम आर पेट्रोल, पैराफिन वैक्स एंड डीजल। तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जो पेट्रोलियम में पाए जाते हैं, चूंकि उसका वहां पर रिफाइनिंग होती है तब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, यूजेस क्या है? पेट्रोल का यूज क्या कहाँ होता है? इट इज यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल का उपयोग कहाँ हो रहा है? मोटर फ्यूल में, यानी गाड़ियां जितनी चलाई जाती हैं ज्यादातर आपने पेट्रोल से सुना होगा कि पेट्रोल से चलती हैं, जैसे पेट्रोल कार्स होती हैं। ठीक है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, तो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से क्या तात्पर्य है कि वहां पर एज अ फ्यूल पेट्रोल यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा ड्राई क्लीन में आपका पेट्रोल का यूज होता है। पैराफिन वैक्स कहाँ यूज होती है? इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो पैराफिन वैक्स का उपयोग वहां किया जा रहा है। कहाँ कहाँ? ऑइंटमेंट्स बनाने में, और भी कई चीजें बनाने में पैराफिन वैक्स का यूज होता है। कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में, या फिर जेलीज वगैरह जो बनती हैं उनमें भी पैराफिन वैक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जेल्स में, जेल बनाने में। डीजल, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। डीजल का उपयोग जितनी हैवी मोटर व्हीकल होते हैं, यानी कि जो भारी गाड़ियां होती हैं उनमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जनरेटर में उपयोग किया जाता है डीजल का। ठीक है, तो ये क्या हो गए? उपयोग हो गए उनके। और ये 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी हैं पेट्रोलियम के, यानी पेट्रोलियम के 3 मुख्य उत्पाद भी। ठीक है, चलिए तो ये 3 संगठक हो गए, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम जिसे कह रहे हैं, और डीजल। पेट्रोल का उपयोग ये है, ये पैराफिन मोम का उपयोग है, और यहाँ पर डीजल का उपयोग आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक्सप्लेन अबाउट कोल तार। अब कोल तार क्या है? तो कोल तार भी कोल की एक फॉर्म होती है, और कौन सी फॉर्म होती है? जो कि लिक्विड के रूप में आपको दिखाई देती है। ठीक है, it is produced when the gases are evolved due to heating of coal and water. It is a black colored, काले रंग का होता है, thick viscous liquid, गाढ़ा द्रव होता है। It has a pungent smell, तीक्ष्ण गंध होती है इसमें। It is itself a mixture of many compounds. ये अपने आप में बहुत सारे यौगिकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। We can get benzene, toluene, naphthalene, phenol, etc. from कोल तार। तो इससे हम अलग अलग कंपाउंड्स का क्या करते हैं? उत्पादन भी कर सकते हैं। जैसे वी कैन गेट, क्या प्राप्त कर सकते हैं? बेंजीन, टोल्यूइन हो गया, और नेफ्थलीन हो गई, फिनॉल हो गई, तो ये सारे यौगिक होते हैं। ठीक है, तारकोल के बारे में समझाइए। तो तारकोल क्या है? कोयले को पानी में गर्म करने से गैसें निकलने पर यह उत्पन्न होता है या बनता है। यह काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा तरल होता है, इसमें तीखी गंध होती है। यह स्वयं अनेक यौगिकों का मिश्रण है। तारकोल से हम बेंजीन, टोल्यूइन और नेफ्थलीन, फिनॉल आदि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, Name 2 products that you obtain from the destructive distillation of coal.
व्हाट इज द रेजिड्यू लेफ्ट इन दिस प्रोसेस, गिव वन मेन यूज ऑफ दिस रेजिड्यू। क्या कह रहे हैं, नेम टू प्रोडक्ट दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी भंजक आसवन कराया जाएगा कोयले का और उसमें दो जो उत्पाद बनेंगे उनके बारे में बताइए। एंड व्हाट इज द रेजिड्यू लेफ्ट, और जो बचेगा लेफ्ट ओवर उसका नाम क्या है, दिस इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में। गिव वन मेन यूज ऑफ दिस रेजिड्यू, तो जो बचेगा उसका मुख्य जो कार्य है उसके बारे में बताना है या उपयोग उसका कहां पर होगा। द टू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आर कोल गैस एंड कोल tar। ठीक है, तो जब भंजक आसवन कराया जाएगा कोल का तो एक कोल तार मिलेगी और दूसरी कोल गैस मिलेगी। कोल तार आपकी क्या है, लिक्विड फॉर्म है कोल की, और कोल गैस क्या है, गैसियस फॉर्म है। द रेजिड्यू लेफ्ट इन दिस प्रोसेस इज कोक, और जो क्या बचता है, लेफ्ट ओवर बचता है वहां पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, और जिसको आप क्या कहते हैं कि ठोस रूप में क्या मिलता है, वो कोक होता है। कोक इज यूज्ड मेनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, यह एक अपचायक के रूप में कार्य आता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जब हम धातुओं का एक्सट्रैक्शन करते हैं यानी कि अयस्कों से धातु को अलग किया जाता है, तो वहां पर किसका उपयोग होता है, कोक का उपयोग होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि एक अपचायक के रूप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में हो गया। ओके, तो कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाले दो उत्पादों के नाम लिखिए। इस प्रक्रिया में क्या अवशेष बचा है, इस अवशेष का एक प्रमुख उपयोग बताइए। तो कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाले दो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, कोल गैस और कोल तार। इस प्रक्रिया में बचा अवशेष कोक है। कोक का उपयोग मुख्य रूप से धातुओं के निष्कर्षण में एक कम करने वाले एक अपचायक के रूप में या कम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। तो कम करने वाले एजेंट को आप क्या लिखेंगे, धातुओं के निष्कर्षण में एक अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो रिड्यूस करते हैं दूसरों को। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए, होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, वेयर डू वी गेट कोल एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। कहाँ से हम कोल को प्राप्त करते हैं एंड कैसे यह बनता है। कहाँ से प्राप्त करते हैं आपको ये बताना है, दूसरा बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसे हो रही है वो आपको बताना। तो बहुत अच्छे से चैप्टर में समझाया गया है, कैसे आप आंसर लिखेंगे वो आप घर से लेके लाएंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने प्रश्न आज के सेशन में कराए गए हैं वो आपने को अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा मन में, कोई प्रश्न होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।